हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 1 जून से लेके 4 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया होगा, ये आपको पता होगा। तो इसी नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए हमने आरआरबी पीओ क्लर्क और स्केल 2 और स्केल 3 वालों के लिए एक अलग से नए कोर्सेज वगैरह भी लॉन्च किए हुए हैं। उन कोर्सेज की वैलिडिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए है। 6 महीने का कंटेंट आप लोगों को उसमें प्रोवाइड किया जाएगा और ऑलरेडी जो लोग बैंकिंग मास्टर बैच परचेज कर चुके हैं उनको ये कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। उनको उसी बैच में उसी कोर्स में सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जिन लोगों ने कोर्स नहीं परचेज किया बैंकिंग मास्टर, उनके लिए ये कोर्स है जिसमें आप लोगों को अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक आपको वीडियोस, पीडीएफ और ई बुक्स वगैरह उसी में प्रोवाइड की जाएंगी। क्विजेज वगैरह भी सब कुछ उसी में प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि कई बार बहुत सारे लोगों के अभी पिछले कुछ टाइम से मतलब क्वेरीज आ रही है मेरे पास में, मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि उनको वॉइस का इशू आ रहा है। मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आवाज़ उनको सही से नहीं सुनाई दे रही, आवाज़ का कुछ इशू आ रहा है। तो आप लोग जो भी अभी वीडियोस वगैरह देख रहे हो, चाहे फिर आप पेड ऐप पर देख रहे हो, हमारे परीक्षार्थी ऐप पर देख रहे हो, या फिर आप लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हो, जहाँ पर भी आप देख रहे हो, आप लोग ये बताओ कि आवाज़ का इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आवाज़ सही तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप लोग ऐप पर देख रहे हो तो भी आप लोग यहाँ पर कमेंट करो कि ऐप पर आवाज़ सही आ रही है। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हो तो बताओ आप लोग कि यूट्यूब पर आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है ना। कई सारे लोग बार बार बोल रहे थे कि आवाज़ सही से नहीं आ रही थी। तो ये 2 काम आप लोगों के लिए ही, आप लोग बताओ। कोर्स जिसको परचेस करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे जून से, आज से जून हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखो इसमें क्या दिया गया है। व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च द इंडस्ट्री फर्स्ट स्मॉल वैल्यू इनकम प्लान। हाल ही में किस जीवन बीमा कंपनी ने उद्योग प्रथम स्मार्ट मूल्य का आय योजना शुरू की है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है ना। इंडस्ट्री का पहला स्मॉल वैल्यू इनकम प्लान किसने लॉन्च किया, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया, बस ये इसमें जानना है। ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान नाम से इसे लॉन्च किया गया है। किस नाम से लॉन्च किया गया है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान के नाम से इसे लॉन्च किया गया है, ठीक ना। बस ये याद रखो कि किसने लॉन्च किया हुआ है, टाटा AIA लाइफ ने किस नाम से लॉन्च किया, ये जो मैंने आपको बताया। बस ये दो चीज़ें आप लोग यहाँ से याद रखो। इससे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बस 1 लाइनर ही रहेगा और इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, टाटा AIA लाइफ की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये इतनी चीज़ें यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द न्यू हेड ऑफ द सेबीज रिसेंटली रिस्ट्रक्चर्ड रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी RMRC। सेबी की हाल ही में पुनर्गठित जोखिम प्रबंधन समीक्षा समिति RMRC के नए प्रमुख कौन हैं? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए। सेबी ने अभी हाल ही में अपनी रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी यानी कि RCMC को रिस्ट्रक्चर किया हुआ है, और रिस्ट्रक्चर यानी कि पुनर्गठित किया हुआ है। पुनर्गठित कर देने के बाद में इस कमेटी का नया हेड कौन है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा जयंत R वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जयंत R वर्मा को इस रिस्ट्रक्चर्ड कमेटी का नया हेड बनाया गया है, ठीक है। RMRC को रिस्ट्रक्चर्ड किया अभी सेबी ने, आपको बताया मैंने। और ये जो बेसिकली ये जो कमेटी है ये कैश एंड डेरिवेटिव्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पर अपने सुझाव देगी सेबी को। टोटल इस कमेटी में 14 लोग हैं, ठीक ना। टोटल इस कमेटी में 14 पर्सन हैं और इसका हेड जो है वो जयंत R वर्मा जी को बनाया गया है। और ये जो जयंत R वर्मा जी हैं ये IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं, ठीक। ये इनकी बात होगी। बाकी ऑप्शन में और जो भी नाम दिए गए हैं ना, ये सभी इस कमेटी के मेंबर हैं। मैंने बताया ना कि इस कमेटी में टोटल 14 मेंबर हैं। जयंत R वर्मा जो है इस कमेटी के हेड हैं, ये IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं। बाकी ये जो ऑप्शन C, D और A में दिया गया ये लोग भी इसी कमेटी के मेंबर्स हैं। बाकी दूसरे मेंबर्स का नाम वगैरह जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। बस इतना जान लेते हैं। कमेटी करेगी क्या आप लोगों को बताया गया, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सेबी की यहाँ पर बात हुई है तो सेबी के अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। और माधवी पुरी बच जो है वो इसकी चेयरपर्सन हो जाएंगी और ये सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ए पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। PFRDA का पार्ट टाइम मेंबर किसे नियुक्त किया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पंकज शर्मा, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। पंकज शर्मा, ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और ये इस समय पंकज शर्मा जी, मतलब मैं पंकज शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। पंकज शर्मा जी इस समय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं और इन्हें जो है PFRDA के पार्ट टाइम मेंबर के रूप में भी अपॉइंट किया गया है। और ये इन्हें जो है
और इन्होंने वंदिता कौल जी को सक्सीड किया हुआ है। ऑप्शन में देखो वंदिता कौल भी दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर ए, तो इन्होंने वंदिता कौल जी को सक्सीड किया हुआ है। पीएफआरडीए की अगर हम लोग फ्रेमवर्क की बात करें, मतलब इनके कितने कौन कौन चेयरमैन होता है, कैसे क्या होता है, तो पीएफआरडीए में एक चेयरमैन होता है, ठीक ना, पीएफआरडीए में एक चेयरमैन होता है, 3 जो है इसमें होल टाइम मेंबर होते हैं, 3 इसमें होल टाइम मेंबर होते हैं, और 3 जो होते हैं पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, ठीक ना, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम मेंबर की बात हो रही है, यही पार्ट टाइम मेंबर की बात हो रही है, यही पार्ट टाइम मेंबर पंकज शर्मा जी को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी फर्म रिन्यू पावर साइंड ए एमओयू विद कर्नाटका बैंक एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एनुअल मीटिंग 2022 टू इन्वेस्ट हाउ मच अमाउंट इन द स्टेट ओवर द नेक्स्ट 7 ईयर्स। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा स्थित अक्षय ऊर्जा फर्म रिन्यू पावर ने कर्नाटका सरकार के साथ विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 में अगले 7 वर्षों में राज्य में कितनी राशि का निवेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग हुई 2022 में, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसको, ठीक। दावोस स्विट्जरलैंड में ये मीटिंग हुई, ठीक ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2022 से दावोस स्विट्जरलैंड में हुई, और इस मीटिंग के दौरान बहुत सारे डिसीजंस लिए गए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए, और जो भी क्वेश्चन में पूछा गया पहले तो वही जान लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस मीटिंग के दौरान गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड एक रिन्यूएबल एनर्जी फर्म है रिन्यू पावर, इसने जो है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है, जिससे कि अगले 7 सालों में कर्नाटका राज्य में कुछ इन्वेस्टमेंट किया करने के लिए। तो कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो इसमें पूछा गया है, किया जाएगा अगले 7 सालों के दौरान, ये इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर डी 50,000 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। रिन्यू पावर जो है वो अगले 7 सालों के दौरान कर्नाटका में 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। इस मीटिंग के दौरान और भी बहुत सारे एमओयूज वगैरह पे साइन किए गए, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा मैं, बाकी थोड़ा सा डिटेल इसके पीडीएफ में दे दूंगा, तो पीडीएफ भी आप लोग पढ़ लिया करो। पीडीएफ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देता हूँ, क्योंकि कई बार उसको वीडियो में लेने की जरूरत नहीं होती, कहीं पर कोई चीज़ें छूट न जाए, इसलिए हम लोग वहाँ पर उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखिएगा इसको, ठीक। तो अभी और क्या हुआ कि इस मीटिंग के दौरान तेलंगाना को विभिन्न कंपनियों के द्वारा 4200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ। जो इस मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के दौरान बहुत सारी कंपनीज आई, वहाँ पर बातचीत हुई, मतलब ना, तो इस दौरान जो है, इस मीटिंग के दौरान तेलंगाना के लिए 4200 करोड़ 4200 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट तेलंगाना को मिला। इसके साथ साथ तेलंगाना गवर्नमेंट ने मास्टर कार्ड के साथ में भी एक एमओयू साइन किया हुआ है, ठीक है। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 प्रोग्राम के तहत कई सारी कंपनियों से, विभिन्न कंपनियों से लगभग 30,379 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 प्रोग्राम के तहत में डिफरेंट कंपनीज से लगभग 30,379 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमको जानना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंक्रीज्ड इंश्योरेंस प्रीमियम रेट ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बढ़ी हुई बीमा प्रीमियम दर क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना SBY, ठीक ना, सुरक्षा बीमा योजना के जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, इनके रेट्स को बढ़ाने का फैसला किया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले तो ये जान लो कि PMJJBY और PMSBY कब लॉन्च की गई थी। 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, और तब से लेकर अब तक, यानी कि पिछले 7 सालों के दौरान अभी इसके प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका प्रीमियम बढ़ाने का फैसला किया, और ये जो बढ़ी हुई दरें हैं ये 1 जून 2022 से लागू हो जाएंगी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बढ़ी हुई दरें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बढ़ी हुई दरें कब से लागू होंगी। तो ये ध्यान रखना है, PDF में मिलेगा, लेकिन नोट डाउन करो, थोड़ा बहुत दिमाग पे स्ट्रेस डालो। 1 जून 2022, ठीक ना। 1 जून 2022 से ये प्रभावी हो चुका है, बढ़ी हुई दरें 1 जून 2022 से प्रभावी हो चुकी हैं, ठीक है ना। इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पहले इनकी दरें क्या थी, बढ़ी हुई दरें क्या है और कितने % का इजाफा हुआ है, ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में, ठीक है ना। अगर हम लोग इसकी बात करें तो पहले इसका प्रीमियम 330 रुपये हुआ करता था, ठीक ना। पहले इसका प्रीमियम 330 रुपये हुआ करता था, अब इसको बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया है, ठीक ना। अब इसे बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया है, लगभग 32% का इंक्रीज इसमें किया गया है, ठीक। ये बात होगी किसकी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अगर हम लोग बात करें तो पहले इसकी प्रीमियम जो होती थी 12 रुपये पर एनम, ठीक ना। 12 रुपये पर एनम इसकी प्रीमियम होती थी, जिसको अब बढ़ाकर रुपये 20 पर एनम कर दिया गया है, ठीक ना। 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये पर एनम कर दिया गया है। और इसमें बढ़ोतरी की अगर हम लोग बात करें तो 67% की बढ़ोतरी इसमें हुई, 67% का इंक्रीज इसमें हुआ, इंक्रीमेंट इसमें हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर मिलेगा। अगला वीडियो इसी का होगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का अगला वीडियो होगा। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर मिलेगा, उसको आप लोग देखना जरूर, क्योंकि क्या होता है ना कि स्टैटिक यहीं से बनेगा। ऐसे ही जो मिलते, अभी देखो ये योजना जो है ना, ये 2015 में लॉन्च की गई थी, ठीक ना। ये योजना 2015 में लॉन्च की गई थी, लेकिन क्योंकि अभी इसका प्रीमियम बढ़ाया गया इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ से स्टैटिक के क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहले प्रीमियम कितना था, बाद में प्रीमियम कितना हो गया, पर एनम कितना होता है, पर मंथ कितना इंक्रीमेंट किया गया, इस योजना में कौन कौन से लोग आते हैं, किसको किसको इसमें किया जा सकता है। तो सारी डिटेल्ड वीडियो जो है इसका एक मैं बनाऊंगा। हालांकि यहाँ पर मैं बता सकता था, लेकिन वीडियो लेंदी होगा, तो ये वीडियो जो है ना, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो का रिक्वायरमेंट है, जो आपको इसके बाद तुरंत बाद आपको यूट्यूब पर मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसको देखिएगा, ठीक। मोटा मोटा इसका आंसर जान लेते हैं इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 436, ठीक ना, 436। यहाँ पर मैंने पूछा था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में, यहाँ पर इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, तो उस कंडीशन में इसका आंसर 20 रुपये पर एनम हो जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़कर आप लोग आंसर लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। याद करने का तरीका ये देख लो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जैसे क्या है ना कि 4-5 वर्ड है, 3-3 6 है, तो इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। तो 436 रुपये इस तरीके से मैं मतलब याद करता था और याद करता हूँ, थोड़ा सा से बना लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो PMSBY है, PMSBY तो 5 ही वर्ड है इसमें, तो 5 वर्ड से थोड़ा अमाउंट इसका कम वाला चल रहा होगा, तो 12 रुपये से 20 रुपये हो गया। इस तरीके से ना कुछ भी बनाकर आप लोग याद कर लो, याद करने का एक तरीका अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ये मेरा तरीका था, इस तरीके से मैं याद करता था और याद करता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ द नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL। हाल ही में नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा नटराजन सुंदर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नटराजन सुंदर इसका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने पद्म कुमार M नायर को रिप्लेस किया हुआ है। ऑप्शन में देखो ये ऑप्शन ए यही दिया गया है, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसको रिप्लेस किया, तो इन्होंने पद्म कुमार M नायर को रिप्लेस किया हुआ है। नटराजन सुंदर को अभी हाल ही में NARCL का MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। और ये नटराजन सुंदर जी जो हैं, ये NARCL का MD एंड CEO अपॉइंट होने से पहले SBI में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। NARCL के बारे में काफ़ी बार वीडियोज़ में बताया जा चुका है, काफ़ी डिटेल में बताया जा चुका है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी हम लोग जान लेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। बेसिकली ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, कैनरा बैंक इसको स्पॉन्सर करती है, ये याद रखना। NARCL को कौन सी बैंक स्पॉन्सर करती है, कैनरा बैंक जो है ये इसको स्पॉन्सर करती है। और टोटल इसमें 15 बैंकों की शेयर होल्डिंग है अभी तक, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी नटराजन सुंदर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स फ्रॉम पेंशनर थ्रू डोर स्टेप सर्विसेज ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट, व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB। डाक विभाग की घर घर सेवाओं के माध्यम से पेंशन भोगियों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु जो है इसका आंसर हो जाएगा। लगभग 7.15 लाख, ठीक ना, लगभग 7,15,000 स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं जिन्होंने जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान अपनी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट की हुई थी। क्या होता है ना कि जो भी पेंशनर्स होते हैं उनको हर साल अपनी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करनी होती है। क्यों सबमिट करनी होती है? जिससे पता चले कि कौन से लोग जिंदा हैं, कौन से लोग नहीं जिंदा हैं, मर गए या जो भी हो गया, क्योंकि उनको पेंशन देना होता है। तो अगर वो लाइफ सर्टिफिकेट अपना नहीं सबमिट करेंगे, ठीक है ना, लाइफ सर्टिफिकेट अगर सबमिट नहीं करेंगे तो उनको पेंशन नहीं आएगी। तो क्या होता है कि इसके लिए जो होता है कि हर साल मैं हर साल की बात कर रहा हूँ, हर साल जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान जो भी पेंशनर्स होते हैं उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, ठीक है। तो जो भी पिछले साल के मतलब 2021 के दौरान जुलाई, अगस्त और सितंबर में जिन भी लोगों ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट मतलब सबमिट किया हुआ था,
उन्हीं को जो है अब ये लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और 70 रुपये पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसके लिए क्या हो गया कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने तमिलनाडु ने अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में टाई अप किया हुआ है, जिससे कि जो इंडिया पोस्ट का डोर स्टेप सर्विस है उसके थ्रू ये डिजिटल सर्टिफिकेट जो है पेंशनर्स को प्रोवाइड किया जा सके। और 70 रुपये पर डिजिटल सर्टिफिकेट, ये अमाउंट याद रखना, ठीक ना, 70 रुपये पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की यहाँ पर बात हुई है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर होगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। 1 सितंबर 2018 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। As per the recently released RBI's annual report for 2021 to 2022, which denomination banknotes are most preferred? बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में जारी RBI की 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कौन से मूल्य वर्ग के नोट सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं? RBI की इन्वॉल्वमेंट जहां पर भी हो जाएगी वो हमारे किसी भी बैंक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, उसको हमको ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, पहले इसका आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी 100 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 100 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। RBI ने अभी हाल ही में 2021-22 के लिए अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट में कई सारे बातें बताई गई, उनको पॉइंट वाइज करके हम एक एक करके जानेंगे, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ें डिटेल्ड में थोड़ा सा PDF में हम लोग दे देंगे, तो डिटेल में जाकर आप लोग PDF से पढ़ जरूर लेना, ठीक ना। बस एक बार रीडिंग लगाना रहेगा। देखो PDF में कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, बिल्कुल भी इसको वीडियो में नहीं लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा बहुत उसको हमको पढ़ लेना चाहिए एटलीस्ट, तो उसको मैं PDF में डाल देता हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो देखने के बाद में PDF से एक बार ना गो थ्रू हो लिया करो, एक बार PDF पढ़ लिया करोगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, याद भी रहेंगी। कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए अगर आप लोग PDF की रीडिंग एक बार कर लोगे तो चीज़ें आप लोगों की बेहतर हो जाएंगी और कॉन्फिडेंस भी आप लोगों के अंदर आएगा, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में जो भी बातें बताई गई उसको हम लोग जानते हैं एक करके। फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान RBI की बैलेंस शीट में 8.46% की बढ़ोतरी हुई, 8.46%। फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान RBI की जो भी बैलेंस शीट है उसमें 8.46% की बढ़ोतरी हुई, और ये 8.46% बढ़कर अब 61.9 लाख करोड़ हो गया है, ठीक है ना। यानी कि 57,07,669 करोड़ से बढ़कर 61,90,302 करोड़ रुपए हो गया है ये, और लगभग इसमें 4,82,633 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। ये डाटा, ये फिगर आपको PDF में मिलेगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लेना जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हो। और ये डाटा, ये जो कुछ भी जारी किया गया है 31 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के लिए, 31 मार्च 2021 से लेकर सब कुछ जो भी बताया जा रहा है ये 31 मार्च 2022 तक का डाटा है ना। ये टाइम ड्यूरेशन भी आप लोग याद रखना। और इसी रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि इसी जो भी रिपोर्ट जारी की गई RBI की जो एनुअल रिपोर्ट 21-22 के लिए जारी की गई, इसी रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 तक RBI की जो इनकम है उसमें भी 20.14% का बढ़ोतरी हुई है, जबकि एक्सपेंडिचर में 280.13% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। और 100 रुपये की जो नोट है वो मोस्ट प्रेफर्ड नोट है। 100 रुपये, यही इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था। 100 रुपये की जो नोट है वो मोस्ट प्रेफर्ड नोट है, सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाने वाली नोट 100 रुपये की है। 2000 रुपये की जो नोट है वो लीस्ट प्रेफर्ड नोट है, ठीक ना। 2000 रुपये की जो नोट है वो लीस्ट प्रेफर्ड नोट है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि विच डिनोमिनेशन बैंक नोट्स आर लीस्ट प्रेफर्ड, तो इस केस में जो आंसर हो जाता है हमारा 2000 करोड़ रुपए का हो जाता है। तो दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, 100 रुपये की नोट जो है वो मोस्ट प्रेफर्ड नोट है, 2000 रुपये की नोट जो है वो लीस्ट प्रेफर्ड नोट है। 5 रुपये का जो सिक्का है वो मोस्ट प्रेफर्ड क्वाइन है। क्वाइन की अगर बात की जाएगी तो 5 रुपये का जो सिक्का आता है, 5 रुपये का जो क्वाइन होता है वो मोस्ट प्रेफर्ड क्वाइन है, ठीक है। और इस दौरान में, यानी कि 31 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के दौरान में, इस एक साल के दौरान में टोटल 79,669 फेक नोट बरामद किए गए 500 रुपये के। 500 रुपये के नकली नोट, 79,669 नकली नोट 500 रुपये के इस दौरान बरामद किए गए, ठीक ना। टोटल नंबर ऑफ नोट्स की बात हो रही है, ये नंबर ऑफ नोट्स हैं, ठीक ना। ये जो वैल्यू है नंबर ऑफ नोट्स की है। इस दौरान में 500 रुपये के
टोटल 79,669 नोट्स जो हैं वो फेक और नकली बरामद किए गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से संबंधित जो आप लोगों को बताई गई। बाकी पीडीएफ में भी कुछ डिटेल इसकी मिलेंगी, पढ़ना आप लोग। जहाँ पे पीडीएफ पढ़ना हो तो मैं बताता हूँ वहाँ पर पढ़ लेना आप लोग ना। तो वीडियो देखने के बाद मैं बार बार बताता हूँ कि जो लोग भी अपना पेड बैचेस वाले हो, जिन लोगों ने पेड बैच लिया हुआ, वीडियो देखो, उसके बाद में पीडीएफ पढ़ो, फिर आप लोग क्विज कर जाओ, तब आपकी तैयारी बढ़िया रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यूज्ड कार बायर्स विद इजी एंड स्मार्ट फाइनेंसिंग ऑप्शन विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद कार ट्रेड टेक लिमिटेड। यूज्ड कार खरीदारों को आसान और स्मार्ट फाइनेंसिंग विकल्प प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में कार ट्रेड टेक लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और इसका जो आंसर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर ए। बस वन लाइनर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वन लाइनर ही रहेगा, इसमें और ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एचडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। वी वैद्यनाथन, ठीक ना, वी वैद्यनाथन ये जो है इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। वी वैद्यनाथन इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। ऑलवेज यू फर्स्ट, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। आईडीएफसी के बारे में मैंने बताया, ऑप्शन में और जो भी दी गई है इनके बारे में सारी चीजें आप लोग रिकॉल करो। नेक्स्ट, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एचडीएफसी लिमिटेड हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच टेक जायंट टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म इट्स लेंडिंग बिजनेस। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में अपने ऋण व्यवसाय को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किस तकनीकी दिग्गज के साथ में भागीदारी किया हुआ है? एचडीएफसी ने अभी कौन से टेक जायंट के साथ में भागीदारी किया हुआ है जिससे कि एचडीएफसी का जो लेंडिंग बिजनेस है उसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जा सके? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा एसेंचर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, एचडीएफसी लिमिटेड ने एसेंचर के साथ में भी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है जिससे कि एचडीएफसी के लेंडिंग बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जा सके। बस वन लाइनर ही करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Which company is the winner of the RBI's first global hackathon Harbinger 2021 in the innovative, easy to use, non-mobile digital payment solution for converting small ticket cash transactions to digital mode category? छोटे टिकट के नकद लेन देन को डिजिटल मोड में बदलने के लिए एवन्यू उपयोग में आसान गैर मोबाइल डिजिटल भुगतान समाधान श्रेणी में आरबीआई के पहले ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 की विजेता कौन सी कंपनी है? क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, मैंने बताया ना कि आरबीआई की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर होगी वो कोई भी क्वेश्चन होगा हमारी बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो आरबीआई ने अपना ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम से लॉन्च किया था। ठीक ना, आरबीआई का जो पहला ग्लोबल हैकाथॉन की बात हो रही है, आरबीआई ने अपना पहला ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम से लॉन्च किया हुआ था, और इस हैकाथॉन की दो कैटेगरीज में टोन टैग विजेता बना हुआ है। ठीक ना, टोन टैग विजेता बना हुआ है। ठीक है ना, पहली कैटेगरी जो है वो क्वेश्चन में ही दी गई, देखो क्वेश्चन में दी गई पहली कैटेगरी कौन सी? इन दी इनोवेटिव, इजी टू यूज, नॉन मोबाइल डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन फॉर कन्वर्टिंग स्मॉल टिकट कैश ट्रांजेक्शंस टू डिजिटल मोड, पहली कैटेगरी है। इसका विजेता कौन है? टोन टैग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये जो टोन टैग है ना, ये दो कैटेगरी में विजेता बना हुआ है। पहली कैटेगरी कौन सी है? ये क्वेश्चन में ही दिया गया, इनोवेटिव, इजी टू यूज, नॉन मोबाइल डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन फॉर कन्वर्टिंग स्मॉल टिकट कैश ट्रांजेक्शंस टू डिजिटल मोड, ये पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कौन सी कैटेगरी है जिसमें टोन टैग विजेता बना हुआ है? ये भी हम लोग यहीं पर जानते हुए चलते हैं। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी हो जाएगी, दूसरी कैटेगरी का नाम हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिटेल पेमेंट टू रेवेन्यू दी फिजिकल आर्ट ऑफ पेमेंट। फिर से सुनो आप लोग, दूसरी कैटेगरी कौन है? कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिटेल पेमेंट्स टू रेवेन्यू दी फिजिकल आर्ट ऑफ पेमेंट। अगर इस तरीके से पूछता है यहाँ पर कैटेगरी चेंज कर दी जाती तब भी आंसर टोन टैग होता। तो ये दोनों कैटेगरी आप लोग याद रखना कि दोनों कैटेगरी में टोन टैग को विनर घोषित किया गया। टोन टैग जो है इन दोनों कैटेगरी का विनर बना हुआ है। ठीक ना, टोन टैग जो है बेसिकली बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है जो कि ये जो है वॉइस बेस्ड कॉमर्स एंड पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ठीक ना, टोन टैग जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है जो कि वॉइस बेस्ड कॉमर्स एंड पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। और ये जो हार्बिंगर 2021 की बात हो रही है ना, जो पहला ग्लोबल हैकाथॉन था ये हार्बिंगर 2021, ये नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? नवंबर 2021 में ये लॉन्च किया गया था, आरबीआई के द्वारा ये हैकाथॉन लॉन्च किया गया था। और इस हैकाथॉन की थीम क्या थी ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस हैकाथॉन का भी रिजल्ट आया है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस हैकाथॉन की थीम क्या थी। इतना पीछे का भी जाके डाटा पूछते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि जो स्केल 2 जीबीओ वाले हो, स्केल 3 वाले हो, आप लोग ना एनुअल वाला कोर्स परचेज किया करो। जो बैंकिंग मास्टर बैच है ना वो आप जाके परचेज किया करो, वहाँ पे कई सारे, क्योंकि कई बार बहुत सारे पीछे का भी डाटा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो वो उसमें हम लोग लगभग मैक्सिमम सारी चीज़ें कवर करते हैं। साल भर का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको वहाँ पे मिलता है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसकी थीम की। जो भी हमारा ये हार्बिंगर 2021 नवंबर 2021 में आरबीआई का पहला ग्लोबल हैकाथॉन लॉन्च किया गया था,
उसका थीम था स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। फिर से सुनो आप लोग, उसकी थीम क्या थी? स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। स्मार्टर डिजिटल पेमेंट जो उसकी थीम थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स, ये जो है इसकी थीम थी। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक। पीडीएफ में भी आगे ये मिलेगा, याद रखना, ठीक। अभी हम लोगों ने बात की कि टोन टैग ने 2 कैटेगरीज में अवार्ड जीता, ठीक ना। टोन टैग ने 2 कैटेगरीज में अवार्ड जीता। तो इसके अलावा क्या और भी कोई कैटेगरीज थी और उसके विनर कौन है, ये भी हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग वहां से भी हो सकती है। तो इसके अलावा 2 कैटेगरीज और थी। 2 कैटेगरीज में तो टोन टैग ने अवार्ड जीता, इसके अलावा 2 कैटेगरीज और थी। तो उन दोनों कैटेगरीज के विनर कौन कौन से, ये भी जानते हैं। तो पहले तो कैटेगरी का नाम जानते हैं, ठीक है। पहली, इसके बाद इन 2 कैटेगरीज के बाद में तीसरी कैटेगरी जो थी वो थी अल्टरनेट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर द डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है। फिर से सुनो आप, कौन सी कैटेगरी थी? अल्टरनेट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर डिजिटल पेमेंट्स। और इसका विनर जो था वो नैप आईडी साइबर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड था। इस पर्टिकुलर कैटेगरी का जो विनर था वो नैप आईडी साइबर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। देखो ऑप्शन में ये भी दिया गया, ऑप्शन नंबर बी ये दिया गया है, नैप आईडी साइबर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, ये होगा अल्टरनेट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर डिजिटल पेमेंट्स कैटेगरी का, ठीक। तीसरी कैटेगरी मैंने बताया। चौथी और लास्ट कैटेगरी जो थी वो थी सोशल मीडिया एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग टूल फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इस कैटेगरी का विनर कौन था? तो इस कैटेगरी का जो विनर था ट्रस्ट चेकर था, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये भी दिया गया है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी का जो विनर था ट्रस्ट चेकर था। तो 4 कैटेगरी थी, चारों कैटेगरी का विनर आप लोगों को ऑप्शन में ही दे दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग इसको याद करना, रिकॉल करते हैं। चौथी कैटेगरी में फिर से बता रहा हूँ, जिसका विनर ट्रस्ट चेकर है, वो कैटेगरी है सोशल मीडिया एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग टूल फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड एंड डिस्ट्रप्शन, ठीक। इसका विनर जो है ट्रस्ट चेकर हो गया, ठीक। तो ये चारों के चारों विनर हो गए। और विनर के साथ साथ में रनर अप भी होते हैं, ठीक है। तो रनर, जो भी इनके रनर अप हैं उसका नाम हम लोग उनका नाम नहीं जानेंगे, क्योंकि वो बेसिकली यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि फर्स्ट रनर अप रही है या सेकंड रनर अप नहीं है। और वो क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। क्वेश्चन अगर पूछा भी जाएगा तो विनर का ही नाम पूछा जाएगा। हालांकि पीडीएफ में भी थोड़ा सा रनर अप का भी नाम मैं दे दूंगा, लेकिन वीडियो में यहाँ पर अननेसेसरी चीजें हम नहीं लेंगे। यहाँ पर एकदम क्रीम वाली चीजें हैं जो वही चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप लोग पढ़ोगे तो जो रनर अप हैं उनके भी नाम आप लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, which company has recently signed a cooperation agreement with the India International Exchange IFSC Limited India INX to strengthen cooperation in Gujarat International Finance Tech City Gift City। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी में सहयोग को मजबूत करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड के साथ में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। वन लाइनर करेंगे, सीधे सीधे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखो कि किसके किसके बीच में ये जो है कोऑपरेशन एग्रीमेंट वो साइन किया गया है। तो लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज और इसके साथ साथ में किसके साथ में किया हुआ है? इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि इंडिया आईएनएक्स के साथ में इन दोनों ने जो है किया हुआ है, एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। बस इतना हमको पढ़ना और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, एज पर एसबीआई's recent projection, what will be the India's GDP for financial year 23? आरबीआई के हाल के अनुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की जीडीपी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.5%, ऑप्शन नंबर डी। 7.5% ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 2022-23 के दौरान इंडिया की जीडीपी जो है 7.5% रहने का अनुमान है एसबीआई के अनुसार। और इसी रिपोर्ट के अनुसार जो है इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान इन्फ्लेशन जो है वो 6.5 से लेकर 6.7% तक रहने का अनुमान है इसी रिपोर्ट के अनुसार। और जीडीपी की अगर हम लोग बात करें तो 7.5% जो है इसका जीडीपी रहने का अनुमान है, ठीक है। और ये जो बात हो रही है एसबीआई की हो रही है, एसबीआई के अनुसार ये जीडीपी की बात हो रही है। हालांकि जीडीपी वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं उसको इंक्लूड नहीं करता हूँ अपनी वीडियोस में, क्योंकि क्या होता है एग्जाम आते आते ना बहुत बार जीडीपी प्रेडिक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये सब मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं कि किसकी क्या जीडीपी चल रही है, क्या चल रही है, इसको इसलिए इंक्लूड ही नहीं करता हूँ। जिस टाइम पे एग्जाम आता है ना उस टाइम पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि फाइनल एक अपडेटेड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ जीडीपी प्रेडिक्शन से रिलेटेड, जीडीपी प्रोजेक्शन से रिलेटेड। लेकिन ठीक है, इसको मैंने इंक्लूड कर लिया। हालांकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसको अवॉइड करता हूँ। इसके लिए एक फाइनल वीडियो, सेपरेट वीडियो लास्ट में आपको दिया जाता है, जिससे कि एग्जाम में गलत होने के चांसेस कम रहें। आगे बढ़ते हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के इस वीडियो का। Who is going to be appointed as the MD and CEO of the Union Bank of India? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया जा रहा है, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ए मनी मेखलाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ए मनी मेखलाई, ठीक है ना। मनी मेखलाई जो है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया जा रहा है? तो ए मनी मेखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे क्योंकि इसी टाइम पर कई सारे 2-3 बैंकों के और एमडी एंड सीईओ का अपॉइंटमेंट वगैरह हुआ है। तो इसी टाइम पर यहीं पर हम लोग पढ़ते हैं।
तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, जिसको कि हम लोग BBB के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, BBB, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO के अपॉइंटमेंट को अप्रूवल दे दिया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं कि किसके किसके कौन कौन से बैंक के क्या क्या किसको किसको अप्रूवल दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हम लोग बात करते हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO के रूप में ए मनी मेखलाई जी को अपॉइंट किया जा रहा है। ए मनी मेखलाई जी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का MD एंड CEO बनाया जा रहा है, और ये वर्तमान में, यानी कि ए मनी मेखलाई जी जो हैं ये वर्तमान में अभी हाल ही मतलब अभी MD एंड CEO बनने से पहले UBI का कैनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, और ये जो है राज किरण राय जी को सक्सीड करेंगी, ठीक है ना। बेसिकली ये जो ए मनी मेखलाई जी जो हैं ये राज किरण राय जी को सक्सीड करेंगी, और राज किरण राय जी का कार्यकाल जो है 31 मई 2022 को खत्म हो गया, और ये जो ए मनी मेखलाई जी हैं इनका कार्यकाल जो है अगले 2 सालों तक के लिए रहेगा, यानी कि मार्च 2026, ठीक ना, मार्च 2026, 2 सालों के लिए नहीं, अभी क्या चल रहा है, 22 चल रहा है ना, 4 सालों के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। मार्च 2026 तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा ए मनी मेखलाई जी का। और ए मनी मेखलाई जी जो हैं वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD एंड CEO हैं। तो ये स्टैटिक का भी क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, देखो ऐसे ही बनता है स्टैटिक कि नेम द फर्स्ट फीमेल MD एंड CEO ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि who was the first female MD and CEO of the Union Bank of India। तो स्टैटिक इस तरीके से बनते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो ए मनी मेखलाई जी हैं ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD एंड CEO हैं। बात खत्म हुई यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। दूसरी बात हम लोग अब करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की। तो इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो अजय कुमार श्रीवास्तव जी को इंडियन ओवरसीज बैंक का MD एंड CEO बनाया जा रहा है, और ये जो अजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं ये भी वर्तमान में इंडियन ओवरसीज बैंक में ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अजय कुमार श्रीवास्तव, मैं लिख दे रहा हूँ AKS, अजय कुमार श्रीवास्तव जी जो हैं इनको अब जो है इंडियन ओवरसीज बैंक का MD एंड CEO बनाया जा रहा है। ये अभी हाल इंडियन ओवरसीज बैंक का MD एंड CEO अपॉइंट होने से पहले ये इंडियन ओवरसीज बैंक में ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, और ये अजय कुमार श्रीवास्तव जी जो हैं ये पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को रिप्लेस कर रहे हैं एज ए MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। लास्ट बैंक, तीसरी बैंक कौन सी जिसका MD एंड CEO बनाया गया है, रिप्लेस किया गया है, पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध की बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वरूप कुमार साहा को पंजाब एंड सिंध बैंक का MD एंड CEO बनाया जा रहा है, और ये यस कृष्णा जी को सक्सीड करेंगे। तो टोटल कुल मिलाकर 3 बैंक हैं जिनके MD एंड CEO भी बदले गए, और इन तीनों बैंकों के MD एंड CEO को बदलने के लिए बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो की अप्रूवल मिल गई है। ये जो बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो होता है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑटोनोमस बॉडी होती है, और बैंक बोर्ड ब्यूरो जो होता है ये इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसकी चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो भानु प्रताप शर्मा, ठीक है ना, भानु प्रताप शर्मा ये इसके चेयरमैन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर टोटल 3 बैंकों के MD एंड CEO बैंक का अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ, उनके सबके बारे में बताया गया। एक स्टैटिक का भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD एंड CEO कौन है, तो ये ए मनी मेखलाई जी हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को बताएगी, और उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। आज के वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। 1 से लेकर 4 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।